हेलो एवरीवन और आप सबका स्वागत है बायोलॉजी लेक्चर सीरीज में। और आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर इसके जो रिलेटेड नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आपको अब तक नीट का पैटर्न पता लग गया होगा, नीट एग्जाम का। तो इसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ होते हैं स्टेटमेंट बेस्ड, जहाँ पे आपको स्टेटमेंट दी जाएगी, आपको उसमें से करेक्ट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी होगी। फिर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे आपको इमेज दी गई होगी, आपको उस इमेज को आइडेंटिफाई करना होगा। और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कॉलम बेस्ड होते हैं, तो वहां पे आपको दो कॉलम दिए जाएंगे, आपको उसमें से करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन उसमें से चूज करना होगा, उसमें करेक्ट जो मैच होगा उसको चूज करना होगा। तो आइए सबसे पहले हम इस चैप्टर को समराइज कर लेते हैं, सारे कॉन्सेप्ट हम इसके समझ लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम उससे रिलेटेड नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द समरी ऑफ दिस चैप्टर। तो फ्लावर्स आपको पता है, फ्लावर्स आर द सीट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द एंजियोस्पर्म। जो फ्लावर्स होते हैं वो जो होते हैं, आपको पता होगा फ्लावर्स के कितने वॉल्स होते हैं। ठीक है, तो फ्लावर्स के वॉल्स कौन कौन से होते हैं? ठीक है, जो आउटर मोस्ट वॉल जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? आउटर मोस्ट वॉल होता है, उसको हम कहते हैं कैलिक्स, जो कि सेपल्स का बना होता है। इसके बाद कैलिक्स के अंदर की जो वॉल होती है उसको हम बोलते हैं कोरोला। अब कोरोला इज द कलेक्शन ऑफ द पेटल्स। फिर कोरोला के बाद, ठीक है, जो इसके अंदर की जो वॉल होती है वो होती है एंड्रोशियम। ठीक है, जो कि बना होता है स्टेमन्स का। और फिर आपका होता है गाइनोशियम, जो कि इनर मोस्ट वॉल होती है, जो कि आपकी कार्पल या पिस्टल की बनी होती है। ठीक है, तो तभी हम फ्लावर को एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, फ्लावर हमारा एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट मौजूद हैं। तो एंड्रोशियम भी मौजूद है, यहाँ पे गाइनोशियम भी मौजूद है। ठीक है, तो एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, दीज आर इन्वॉल्वड इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, क्लियर? अब इन द फ्लावर एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ द स्टेमन्स, ये हमने देख लिया, एंड रिप्रेजेंट्स द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और गाइनोशियम ये जो होता है, इट रिप्रेजेंट्स द पिस्टल, जो कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। अगर हम स्टेमन्स की बात करें तो स्टेमन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो एक फिलामेंट मौजूद होता है, और उस फिलामेंट के ऊपर, ठीक है, ये एंथर्स मौजूद होते हैं। तो ये हो गया आपका स्टेमन। ठीक है, स्टेमन का स्ट्रक्चर है, ये होता है आपका फिलामेंट, और ये हो गए आपके एंथर। अब जो एंथर्स होते हैं इसके अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं। तो एंथर का स्ट्रक्चर क्या होता है? एंथर होता है आपका बाइलोब्ड, यानी कि इसमें दो लोब मौजूद होते हैं। डाइथीकस, डाइथीकस का मतलब होता है कि हर एक लोब में आपके दो पोलन सैक मौजूद हो गए। और टेट्रास्पोरेंजिएट, यानी कि इसमें चार माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं या चार पोलन सैक्स होते हैं। ठीक है, तो एंथर का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं, एंथर इज बाइलोब्ड। ठीक है, तो दो लोब्स होते हैं। अब हम एंथर का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस एंथर में डाइथीकस क्यों है? क्योंकि इसमें दो ये पोलन सैक्स मौजूद होते हैं। ईच लोब इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डाइथीकस कंडीशन, यानी कि एक लोब जो है, तो ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है। ठीक है, हर एक लोब जो है वो दो में डिवाइडेड है। ठीक है, इसको हम कहते हैं डाइथीकस कंडीशन। और ये क्या हो गए आपके पोलन सैक्स? दीज पोलन सैक्स आर आल्सो नोन एज द माइक्रोस्पोरेंजिया।
तो पोलन सैक्स को हम माइक्रोस्पोरेंजिया भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये टेट्रास्पोरेंजिएट होगा क्योंकि यहाँ पे 4 पोलन सैक्स है, 4 पोलन सैक्स आर प्रेजेंट, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक है, तो ये बाइलोब्ड हो गया, डाइथिकस हो गया और टेट्रास्पोरेंजिएट हो गया। बाइलोब्ड आपको पता है इट कंसिस्ट ऑफ 2 लोब्स। ठीक है, डाइथिकस क्यों हो गया? बिकॉज डाइथिकस रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द एंथर्स लोब्स, एंड इन द डाइथिकस एंथर ईच लोब कंटेन्स 2 पोलन सैक्स। तो हर एक लोब में 2 पोलन सैक मौजूद होते हैं, इसको हम माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं। अब माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पोलन ग्रेन्स डेवलप करते हैं, यानी कि पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड विद इन दिस माइक्रोस्पोरेंजिया विच इज प्रेजेंट विद इन द एंथर्स। अब टेट्रास्पोरेंजिएट क्या होता है कि यहां पर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया मौजूद है। ठीक है, क्लियर? यानी कि 4 पोलन सैक्स मौजूद है यहां पर, 4 पोलन सैक्स। अब जो एंथर होती है उसकी 4 लेयर्स होती है एंथर की। एंथर वॉल्स के बारे में अगर हम बात करें, एंथर वॉल इज मेड अप ऑफ 4 लेयर्स। तो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है, उसके नीचे होती है एंडोथीशियम, एंडोथीशियम के नीचे मिडल लेयर्स मौजूद होती हैं, और जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसे हम बोलते हैं टैपिटम। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, जो कुछ सेल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं, दीज आर इन्वॉल्व इन दी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले होते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं, ये क्या हो गए, आपके डिप्लॉयड सेल हो गए। अब स्पोरोजिनस टिश्यू सेल जो होते हैं ये स्पेशलाइज हो जाते हैं, एंड इट फॉर्म्स दी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, या पोलन मदर सेल्स भी उसको हम बोल सकते हैं। तो ये हो गए आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, जो कि डिप्लॉयड हुए। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होती है। तो मियोसिस के बाद कितने सेल्स बनते हैं? 4 सेल्स बनते हैं। तो इसके बाद एक माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनकी प्लॉइडी लेवल क्या होगी, ये हो गई हैप्लॉइड, क्योंकि ये मियोसिस के बाद बन रहे हैं, और यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, तभी इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब ये माइक्रोस्पोर टेट्राड है, दे विल मैच्योर टू फॉर्म दी पोलन ग्रेन्स। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, प्रोडक्शन ऑफ द माइक्रोस्पोर्स। ओके, दिस इज नोन एज दी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिविजुअल माइक्रोस्पोर देन मैच्योर्स इनटू द पोलन ग्रेन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट्स दी मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो पोलन ग्रेन्स को हम मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। अब पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो पोलन ग्रेन जो होता है उसकी 2 लेयर्स होती हैं। आउटर लेयर को बोलते हैं एक्साइन, और इनर लेयर होती है उसको बोलते हैं हम इंटाइन। अब एक्साइन एक बहुत ही टफ और रेजिस्टेंट मटेरियल का बना होता है जिसको हम बोलते हैं स्पोरोपोलिनिन। ठीक है, और एक्साइन में एक पोर मौजूद होता है जिसको हम बोलते हैं जर्म पोर, जिसके थ्रू आपकी पोलन ट्यूब एमर्ज करती है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, हमने देखा कि पोलन जो होता है उसकी 2 लेयर्स होती हैं, आउटर इज एक्साइन, इनर इज इंटाइन। और एक्साइन जो होता है वो बहुत ही टफ और रेजिस्टेंट बायोपॉलिमर का बना होता है जिसको हम बोलते हैं स्पोरोपोलिन। ठीक है, तो इस स्पोरोपोलिन की मदद से क्या होता है, ये जो पोलन ग्रेन है ये बहुत जल्दी डिग्रेड नहीं होते। ठीक है, तो आपने देखा होगा कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पे 1000 ईयर ओल्ड पोलन है वो भी जर्मिनेट कर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि स्पोरोपोलिन की मदद की वजह से क्या होता है, ये डिग्रेड नहीं हो पाते। ठीक है, और आपको पता होगा जब भी पोलन स्टिग्मा पे लैंड करता है तो अगर वो कंपैटिबल होगा तो वो जर्मिनेट करेगा। और पोलन क्या बनाता है, पोलन बनाता है उसके बाद पोलन ट्यूब। अब ये पोलन ट्यूब इस जर्म पोर के रीजन से बाहर निकलती है। ठीक है, अब जर्म पोर क्या होता है, दे आर द स्मॉल ओपनिंग इन द एक्साइन थ्रू विच द पोलन ट्यूब एमर्जेस ड्यूरिंग द पॉलिनेशन। अब पोलन ग्रेन्स में ऑल्सो अब क्या होता है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया यहां तक। अब जो पोलन ग्रेन्स होते हैं या तो ये 2 सेल स्टेज पर रिलीज हो सकते हैं या वो 3 सेल स्टेज पर रिलीज होते हैं। ठीक है, तो 2 सेल स्टेज में क्या होता है, तो ये हो गया आपका
हम टू सेल स्टेज के बारे में बात कर रहे हैं। जब पोलन टू सेल स्टेज में रिलीज होता है तो जो बड़ा सेल्स होता है उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, और जो ये छोटा सेल हो गया वो हो गया जनरेटिव सेल। ठीक है, ये हो गई टू सेल स्टेज। अब थ्री सेल स्टेज में क्या होता है, तो ये बड़ा सेल जो होता है आपका वो तो वेजिटेटिव सेल हो गया। ठीक है, द बिगर सेल इज नोन एज द वेजिटेटिव सेल, और ये जो आपका छोटा सेल हो गया वो हो गया जनरेटिव सेल। अब क्या होता है, थ्री सेल स्टेज में ये जनरेटिव सेल फर्दर डिवाइड होता है, डिवाइड करता है और वो बनाता है टू मेल गैमीट्स। ठीक है, सो दीज आर दी टू मेल गैमीट्स। तो यहाँ पे तीन सेल मौजूद हो गए अब। ठीक है, दिस इज नोन एज द थ्री सेल स्टेज। So in some species, the pollen grains are also released at the three cell stage. थ्री सेल स्टेज में क्या हो रहा है, जनरेटिव सेल डिवाइडेड इनटू टू मेल गैमीट्स। क्लियर। इसके बाद आप देख सकते हैं फीमेल, हम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं गाइनोशियम, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस पिस्टल। अब पिस्टल के तीन पार्ट्स होते हैं, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। ठीक है, ओवरी जो होता है वो सोलन बेस होता है, फिर स्टाइल होती है जो कि इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिर होता है आपका स्टिग्मा जो कि रिसेप्टिव पार्ट होता है। ठीक है, स्टिग्मा इज द रिसेप्टिव पार्ट। ओके, ठीक है। अब ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ओव्यूल्स। तो ओव्यूल्स आर प्रेजेंट विद इन द ओवरी, तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है फ्लावरिंग प्लांट्स का, विच आर आल्सो नोन एज द एंजियोस्पर्म। तो ओव्यूल्स आर प्रेजेंट विद इन द ओवरी। ठीक है, इसकी वजह से एंजियोस्पर्म दे प्रोड्यूस सीड्स विद इन द ओवरी, और यू कैन से विद इन द फ्रूट। सीड्स आर एनक्लोज विद इन द फ्रूट्स इन एंजियोस्पर्म्स, क्योंकि आपको पता है ओव्यूल जो होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट डेवलप्स इनटू द सीड्स, एंड ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट्स। ठीक है, अब ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ओव्यूल की जो स्टॉक होती है उसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल। इसके अलावा ओव्यूल में दो इंटेग्यूमेंट्स मौजूद होते हैं, ठीक है, जो कि उसको प्रोटेक्शन देते हैं ओव्यूल को। तो आउटर इंटेग्यूमेंट मौजूद होता है और इनर इंटेग्यूमेंट मौजूद होता है। ठीक है, इसके अलावा एक रीजन होता है माइक्रोपाइल। अब जो माइक्रोपाइल होता है वो रीजन होता है जहां पे ये इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, माइक्रोपाइल के अलावा एक और रीजन होता है चलाजल एंड। ठीक है, अब जो सेंट्रल टिश्यू होता है ओव्यूल का उसको हम बोलते हैं न्यूसेलस। अब न्यूसेलस के कुछ सेल्स होते हैं वो डिफरेंशिएट करते हैं एंड दे फॉर्म द आर्कीस्पोरेंजियम, आर्कीस्पोरियम। क्लियर। तो ये देख सकते हैं आप ओव्यूल का स्ट्रक्चर यहाँ पर। तो ये है फ्यूनिकल जिसको हम स्टॉक बोलते हैं, दिस इज द स्टॉक ऑफ द ओव्यूल। ठीक है, अब ये हो गया माइक्रोपाइलर रीजन जहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स मर्ज कर रहे हैं आपस में। ठीक है, यहाँ पे एक ओपनिंग मौजूद है यहाँ पर, यहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स ठीक है प्रेजेंट नहीं है बल्कि इंटेग्यूमेंट्स आपस में मर्ज कर रहे हैं। ये हो गया आपका न्यूसेलस, जो कि ओव्यूल्स में सेल्स होते हैं। न्यूसेलस सेल्स होते हैं वो होते हैं डिप्लॉयड। अब न्यूसेलस के अंदर ये एम्ब्रियोसैक एम्बेडेड होता है। ठीक है, सो एम्ब्रियोसैक इज एम्बेडेड विद इन दी न्यूसेलस। ये आप देख सकते हैं दो इंटेग्यूमेंट्स है, आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट्स, और ये हो गया आपका चलाजल एंड। तो आप देख सकते हैं एम्ब्रियोसैक इज प्रेजेंट विद इन दी ओव्यूल। ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है आपका। ठीक है, अब ओव्यूल के अंदर आपका हो गया एम्ब्रियोसैक। तो ये जो सेल्स होते हैं ये होते हैं एंटीपोडल्स। एंटीपोडल्स आपके चलाजल सेल्स पे मौजूद के वहां पर मौजूद होते हैं। और ये जो हो गया आपका एग अपरेटस विच कंसिस्ट ऑफ एग एंड दी साइनर्जिड्स। तो ये जो हो गए ये हो गया आपका एग सेल, और एग सेल के साथ ये दो साइनर्जिड्स मौजूद है यहाँ पे। इसको बोलते हैं एग अपरेटस। ठीक है, क्लियर। अब एम्ब्रियोसैक के जितने भी सेल्स होते हैं वो होते हैं आपके हेप्लॉइड, क्योंकि वो मियोसिस से बन रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट ओव्यूल। ठीक है, अब अ सेल ऑफ द आर्किस्पोरियम नोन एज द मेगास्पोर मदर सेल्स। ठीक है, ये मियोटिकली डिवाइड करता है एंड इट गिव राइज टू दी मेगास्पोर टेट्रा। तो हम क्या बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं
मेगास्पोरोजेनेसिस की। पहले हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा, अब हम मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या हो रहा है? मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल होता है जो कि हो गया आपका डिप्लॉयड। इसमें मियोसिस होती है। दिस अंडरगोज मियोसिस एंड इट गिव राइज टू व्हाट? इट गिव राइज टू मेगास्पोर टेट्राड। ठीक है, तो 4 सेल्स बनते हैं यहाँ पे, तो मियोसिस के बाद में बन रहे हैं, तो ये हैप्लॉइड होंगे। अब इन मेगास्पोर टेट्राड में, यानी कि 4 सेल यहाँ मौजूद है टेट्राड में, इसमें से 3 सेल डीजनरेट कर जाते हैं। ठीक है, तो 3 सेल्स डीजनरेट। ठीक है, वो सेल्स जो कि माइक्रोपाइलर एंड पे हैं, वो 3 सेल्स डीजनरेट कर देते हैं, एंड ओनली वन इज लेफ्ट, जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, तो एक सेल रह जाता है जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। अब ये जो मेगास्पोर है, ठीक है, इट अंडरगोज सक्सेसिव माइटोटिक डिविजन्स। ठीक है, तो यहाँ पे माइटोसिस के द्वारा आपका एम्ब्रियो सैक बनता है, जिसको हम बोलते हैं फीमेल गेमिटोफाइट। अभी जो एम्ब्रियो सैक बनता है, ये आपको पता होगा, इट इज 7 सेल्ड, यानी कि 7 सेल्स होते हैं इसमें, एंड 8 न्यूक्लिएट। ठीक है, तो ये होता है मेगास्पोरोजेनेसिस, और मेगास्पोरोजेनेसिस के एंड में आपका क्या बनता है? एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो जो मेच्योर एम्ब्रियो सैक होता है वो 7 सेल्ड होता है और 8 न्यूक्लिएट होता है। वो 7 सेल्ड कैसे होता है? तो 3 सेल्स हो गए आपके एंटीपोडल के, 3 सेल्स हो गए आपके जो कि माइक्रोपाइलर रीजन में प्रेजेंट है, एक एक्सेल और 2 साइनर्जिड, तो 6 ये हो गए। और सेंटर में एक सेल मौजूद होता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल, तो तभी आपके हो गए 7 सेल्स। और सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियर मौजूद होते हैं, तो आपके हो गए 8 न्यूक्लियर, 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट हो गए फिर। ठीक है, तो 7 सेल्ड कैसे हुआ? तो आपके 3 हो गए एंटीपोडल, फिर आपके 3 सेल्स हो गए जो कि एग एपरेटस में मौजूद है, फिर आपका एक सेल होता है सेंट्रल सेल, तो कुल मिला के आपके हो गए 7 सेल्स। इसके अलावा 8 न्यूक्लिएट, 8 न्यूक्लिएट की एडिशन कैसी हुई? 3 एंटीपोडल्स, 3 एंटीपोडल न्यूक्लियस हो गए, 3 आपके हो गए न्यूक्लियस जो कि एग एपरेटस में मौजूद है, और 2 हो गए आपके पोलर न्यूक्लियाई विच आर प्रेजेंट विद इन दी सेंट्रल सेल। ठीक है, तो ये हो गए आपके 8 न्यूक्लिएट, 8 न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट हो गए, और यहाँ पे आपके हो गए प्रेजेंट 7 सेल्स। तभी जो मेच्योर एम्ब्रियो सैक होता है वो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट होता है। ठीक है, तो सेंटर में सेंट्रल सेल मौजूद होता है जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियर मौजूद होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पॉलिनेशन की। तो पॉलिनेशन क्या होता है? इट इज अ मैकेनिज्म टू ट्रांसफर पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना एंथर से स्टिग्मा पर। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ द पोलन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, दिस इज नोन एज पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन के लिए हमें कुछ एजेंट्स चाहिए होते हैं जिसको हम बोलते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स। ये जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं, या तो ये एबायोटिक हो सकते हैं या ये हो सकते हैं बायोटिक। अब एबायोटिक एजेंट्स के एग्जांपल्स क्या क्या हैं? एक हो गया विंड, हो गया, दूसरा हो गया आपका वाटर। अब जो विंड से जो पॉलिनेशन होती है इसको हम बोलते हैं एनीमोफिली। ठीक है, और वाटर से जो पॉलिनेशन होती है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। ठीक है, अब बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया एनिमल्स। अब पोलन पिस्टन इंटरेक्शन इन्वॉल्व्स ऑल इवेंट्स फ्रॉम द लैंडिंग ऑफ द पोलन ग्रेन्स ऑन द स्टिग्मा until the pollen tube enters the embryo sac। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और पोलन इनिबिशन, तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन इन्वॉल्व्स ऑल द इवेंट फ्रॉम लैंडिंग ऑफ द पोलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा until the pollen enters into the embryo sac। क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं फॉलोइंग कंपैटिबल पॉलिनेशन, पोलन ग्रेन जर्मिनेट्स ऑन द स्टिग्मा एंड द रिजल्टिंग पोलन ट्यूब ग्रो थ्रू द स्टाइल
It enters the ovule and finally discharge two male gamete in one of the synergids. Okay, अब एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन देखी गई है. ठीक है, एंजियोस्पर्म एग्जिबिट डबल फर्टिलाइजेशन बिकॉज टू फ्यूजन इवेंट्स अकर है. तो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है आपका? तो डबल फर्टिलाइजेशन में आपका होता है, पहला होता है सिनगैमी, और दूसरा होता है आपका ट्रिपल फ्यूजन. ठीक है, अब सिनगैमी में क्या होता है? सिनगैमी में आपका होता है one of the male gamete, it will fuse with the what? It will fuse with the egg cell. ठीक है, और इसको बोलते हैं हम सिनगैमी, यानी कि फ्यूजन ऑफ द टू गैमीट्स. इसके अलावा आपका होता है दूसरा ट्रिपल फ्यूजन. तो ट्रिपल फ्यूजन में क्या हो रहा है? तो दूसरा मेल गैमीट होता है, दिस फ्यूजेस विद दी व्हाट? दिस फ्यूजेस विद दी टू पोलर न्यूक्लियाई, या तो आप सेकेंडरी न्यूक्लियाई भी उसको लिख सकते हैं. ठीक है, इट फ्यूजेस विद दी टू पोलर न्यूक्लियाई. दो पोलर न्यूक्लियाई जो होते हैं वो आपस में फ्यूज करके बनाते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियाई. तो आप देख सकते हैं सिनगैमी से क्या बनेगा. यहाँ पे मेल गैमीट हो गया, वो हो गया हैप्लॉइड. एक्सेल हो गया, वो भी हो गया हैप्लॉइड. तो इससे जो बनेगा स्ट्रक्चर उसको हम बोलते हैं जाइगोट. ठीक है, तो जाइगोट आपका क्या हो गया? वो हो गया डिप्लॉइड स्ट्रक्चर. ठीक है, तो जाइगोट जो है, जाइगोट इज अ यूनिसेलुलर डिप्लॉइड स्ट्रक्चर. इट इज अ यूनिसेलुलर डिप्लॉइड स्ट्रक्चर. ठीक है, ये डिप्लॉइड हो गया, यानी कि इसमें दो क्रोमोसोम सेट मौजूद हैं. एक आपका आया मेल गैमीट से और दूसरा आया एक्सेल से. ठीक है, फिर ट्रिपल फ्यूजन में क्या हो गया? एक मेल गैमीट जो होता है आपका, जो कि हैप्लॉइड होता है, इट फ्यूजेस विद द सेकेंडरी न्यूक्लियाई. तो सेकेंडरी न्यूक्लियाई आपका दो पोलर न्यूक्लियाई की फ्यूजन से बना है. तो इसको हम 2n लिख सकते हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा आपका ट्रिप्लॉइड 3n. ठीक है, तो उसमें तीन क्रोमोसोम सेट्स मौजूद होंगे. एक आपका मेल गैमीट से आया और दो आपके इस पोलर न्यूक्लियर से आए. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्टिलाइजेशन जो हो रही है वो दो बार हो रही है. ठीक है, फर्टिलाइजेशन इज हैपनिंग ट्वाइस. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द डबल फर्टिलाइजेशन. तभी हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. ठीक है, तो क्या होता है आपका, अगर हम बात करें व्हाट इज हैपनिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन. ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है आपका? ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो रहा है? तो आपका बन रहा है जाइगोट. ठीक है, अब जाइगोट हमने देखा कैसे बन रहा है. एक मेल गैमीट जो एक्सेल से फ्यूज करता है उसको हम बोलते हैं जाइगोट. ये एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर हो गया. ठीक है, इसके अलावा आपका क्या बन रहा है? एंडोस्पर्म. अब एंडोस्पर्म कैसे बनता है? ठीक है, एंडोस्पर्म होता है हमारा ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर. अब एंडोस्पर्म देखते हैं कैसे बनता है. तो जो सेंट्रल सेल होता है, ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ द टू पोलर न्यूक्लियाई, ये सेंट्रल सेल आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट बिकम्स प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल. ठीक है, तो सेंट्रल सेल से बनता है हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल. इसको हम बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल. ठीक है, अब प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, इट विल कंटेन द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस.
इसमें प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होंगे, ठीक है। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल विल कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि क्या होगा, आपका ट्रिप्लॉइड होगा, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, ठीक है, वो हम फिर अब कर लेते हैं। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, इट विल देन ट्रांसफॉर्म इनटू द एंडोस्पर्म, ये आपका एंडोस्पर्म बनाएगा, जो कि एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो आपका फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या बन रहा है, पहले तो जाइगोट बना, उसके बाद आपका बना एंडोस्पर्म, और इसके अलावा क्या होता है, ओव्यूल जो होते हैं आपके, ओव्यूल डेवलप इनटू द सीड एंड ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट, ठीक है। तो अब हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो पहले होता है आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फिर होता है आपका फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन आपको पता है क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स, यहाँ पे दो गैमीट्स आपस में फ्यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, क्लियर। तो आपका पहला इवेंट जो हो गया वो हो गया फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पहले आपका हो गया प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, इसमें क्या होता है आपका फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट्स, ठीक है। फिर फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स में आपके कैसे गैमीट्स बन गए, ठीक है, पहले आपका बना पोलन ग्रेन और आपका बना एम्ब्रियो सैक, ठीक है। पोलन ग्रेन से आपका क्या बन रहा है, पोलन ग्रेन से आपके बनते हैं दो मेल गैमीट, और जो एम्ब्रियो सैक होता है उसमें आपका क्या बनता है, उसमें आपके बनते हैं, क्या बनता है उसमें से, एक्सेल, ठीक है। तो पोलन ग्रेन्स बनते हैं बाय द प्रोसेस नोन एज माइक्रोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से आपके पोलन ग्रेन्स बनते हैं। अभी जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, दिस गिव राइज टू द मेल गैमीट, ठीक है, दिस विल गिव राइज टू दी टू मेल गैमीट्स। मैंने आपको पहले ही बताया है ये दो मेल गैमीट्स कैसे बनते हैं, ठीक है। जो जनरेटिव सेल होता है इट डिवाइड्स टू फॉर्म द टू मेल गैमीट्स, तो पोलन ग्रेन के दो सेल्स होते हैं, ठीक है। पहला सेल हो गया आपका वेजिटेटिव सेल, दूसरा हो गया आपका जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल डिवाइड टू फॉर्म दी टू मेल गैमीट्स, ठीक है। तो आपके गैमीट्स बन गए, तो यहाँ पे गैमीट्स बन रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में। इसके बाद मेगास्पोरोजेनेसिस के बाद आपका क्या बन रहा है, एम्ब्रियो सैक, ठीक है। मेगास्पोरोजेनेसिस के बाद बनता है आपका एम्ब्रियो सैक, तो एम्ब्रियो सैक में आपका क्या प्रेजेंट होता है, फीमेल गैमीट जिसको हम बोलते हैं एक्सेल, ठीक है। अब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में ये हो गया, अब बात करते हैं हम फर्टिलाइजेशन के बाद होती है आपकी फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है, देयर इज द फ्यूजन ऑफ द टू गैमीट्स, ठीक है। यहाँ पे दो गैमीट्स की फ्यूजन हो रही है, तो आप लिख सकते हैं ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन देयर इज द फ्यूजन ऑफ द टू गैमीट्स। जो पहला हो गया, ठीक है, तो हमने डबल फर्टिलाइजेशन के इसके बारे में पढ़ा, एंजियोस्पर्म्स में कई कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। तो हमने सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्टिलाइजेशन, तो इसमें आप क्या मेंशन कर सकते हैं, यू कैन टॉक अबाउट दी डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो क्या होता है जब पोलन जो
अगर स्टिग्मा पे लैंड करता है तो अगर वो कंपैटिबल हुआ, ठीक है, तब वो जर्मिनेट करेगा, अगर वो कंपैटिबल नहीं हुआ तो वो नहीं जर्मिनेट करेगा। ठीक है, अब ये जो पोलन की कंपैटिबिलिटी और जो नॉन कंपैटिबिलिटी है वो डिपेंड करती है स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी पे। ठीक है, तो स्टिग्मा में कुछ रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, ठीक है, जो कि पोलन से जो केमिकल रिलीज करते हैं उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो अगर वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो पोलन कंपैटिबल होगा, अगर वो नहीं रिकॉग्नाइज करते तो पोलन जो है वो इनकम्पैटिबल होगा। ठीक है, इसके बाद कुछ ऐसे अलील्स भी होते हैं जैसे कि एस अलील्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो अलील्स होते हैं इसको बोलते हैं हम एस अलील्स। ठीक है, अब ये अलील डिटरमाइन करते हैं कि वो जो पोलन है वो कंपैटिबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो एस अलील्स को हम सेल्फ इनकम्पैटिबल एलील्स भी बोलते हैं। तो जो सेल्फ पोलन्स होते हैं, ठीक है, वो जर्मिनेट नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ दिस एल्स अलील्स। ओके, ऑल राइट। ठीक है, तो यहां पे आप लिख सकते हैं द पोलन पिस्टल इंटरैक्शन पोलन पिस्टल इंटरैक्शन determines the what? It determines the pollen compatibility or incompatibility. Okay, this is clear. ठीक है, अगर पोलन होता है कंपैटिबल तो वो जर्मिनेट करेगा और वो फिर पोलन ट्यूब बनाएगा। अगर पोलन इनकम्पैटिबल है तो पोलन जर्मिनेट नहीं करेगा। अब क्या होता है, जो पोलन जो होता है वो आपका ट्रेवल करता है थ्रू स्टाइल एंड इट विल एंटर इनटू द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड। ये भी आपको याद रखना होगा। तो क्या होता है आपका पोलन ट्यूब, pollen tube which is formed after germination of the pollen, it will enter into the ovule through the micropylar end. सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, it will enter into the through the micropylar end. ठीक है, अब क्या होता है, जब पोलन ट्यूब आपकी आई वो स्टाइल के थ्रू आती है, फिर वो माइक्रोपाइलर एंड पे जाएगी, फिर वो माइक्रोपाइलर एंड से ओव्यूल में एंटर करेगी, फिर वो जाएगी एम्ब्रियो सैक पर। अब एम्ब्रियो सैक का जो माइक्रोपाइलर रीजन होता है वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, एग एपरेटस। ठीक है, तो इसके बाद द पोलन ट्यूब ओके विल एंटर व्हाट, इट विल एंटर द एम्ब्रियो सैक। दोबारा एट द माइक्रोपाइलर रीजन ओनली, पर यहां पर इट विल एंटर द एम्ब्रियो सैक ओके एट द माइक्रोपाइलर रीजन। ओके, दिस इज क्लियर। अब माइक्रोपाइलर रीजन में मैंने आपको बताया एम्ब्रियो एग एपरेटस मौजूद होता है। एग एपरेटस किसका बना होता है, एक एग सेल और दो साइनेडिड्स का। तो पोलन ट्यूब, दोबारा हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इट विल एंटर इनटू वन ऑफ द साइनर्जिड, enters into one of the synergid. Okay, it will enter into one of the synergid. ठीक है, क्लियर। तो ये आप देख सकते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। तो दोबारा हम यहाँ पे लिख सकते हैं, पोलन ट्यूब enters one of the synergid and okay, ठीक है, and filiform apparatus helps in the what, it will help in the okay, it will help in the guidance of the pollen tube into the embryo sac. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है,
सबसे पहले पोलन ट्यूब विल एंटर इन वन ऑफ द साइनर्जीज, तो दो साइनर्जीज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उसमें से वो एक साइनर्जिड में एंटर करेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, साइनर्जिज में आपको पता है फाइलिफॉर्म अपरेटस इज प्रेजेंट, ठीक है। फाइलिफॉर्म apparatus is present in the synergids, ठीक है, आपको पता होगा, ठीक है। अब ये फाइलिफॉर्म apparatus का रोल क्या होता है, दिस फाइलिफॉर्म apparatus helps guide the pollen tube entry into the pollen sac। तो फाइलिफॉर्म apparatus के फंक्शन के बारे में बात करते हैं। दिस फाइलिफॉर्म apparatus helps in the okay or helps to guide the pollen tube entry okay into the embryo sac, क्लियर, ठीक है। तो ये फाइलिफॉर्म apparatus का फंक्शन होता है। तो पोलन ट्यूब जो होती है वो आफ्टर जर्मिनेशन इट विल ट्रेवल अक्रॉस द स्टाइल, उसके बाद वो ओव्यूल में एंटर करेगी थ्रू माइक्रोपाइलर एंड, उसके बाद ओव्यूल में आपको पता है एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। अब इस एम्ब्रियो सैक में, ठीक है, के माइक्रोपाइलर रीजन में एग apparatus मौजूद होता है। अब एग apparatus, ठीक है, क्या होता है आपका, उसमें एक से एक सेल होता है और दो साइनर्जिड्स होते हैं। अब जो पोलन ट्यूब होती है इट विल एंटर इनटू वन ऑफ द साइनर्जिड्स, ठीक है, और उसमें जो फाइलिफॉर्म apparatus होता है दैट विल हेल्प इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब एंट्री इनटू द एम्ब्रियो सैक। इसके बाद द पोलन ट्यूब विल रिलीज इट कंटेंट्स इन द okay pollen tube will release its content in the one of the synergids। अब पोलन ट्यूब के कंटेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, टू मेल गैमीट्स, पोलन ट्यूब के कंटेंट्स क्या हो गए, मीन इट विल रिलीज टू मेल गैमीट्स इनटू द साइनर्जिड्स। और इसके बाद आपको पता ही क्या होता है, ये दो मेल गैमीट हैं, इनमें से एक मेल गैमीट होगा वो फ्यूज करेगा आपका एक्सेल से, और जो दूसरा मेल गैमीट है वो फ्यूज करेगा आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस से, जो कि बनता है आपका बाइफ्यूजन ऑफ टू पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में पढ़ लिया, अब हमने फर्टिलाइजेशन में भी पढ़ लिया क्या हो रहा है। उसके बाद आता है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हमने देख लिया क्या क्या हो रहा है, दोबारा देख लेते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में, ठीक है, तो पहला आपका हो गया जाइगोट बन रहा है यहाँ पे, जाइगोट के बाद आपका एंडोस्पर्म बनता है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो ओव्यूल है इट मैच्योर्स इनटू द सीड एंड ओवरी इट मैच्योर्स इनटू द फ्रूट्स, ठीक है। तो ये चार चीजें हो रही हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद। और यहाँ पे जो सीड्स बने दीज आर एनक्लोज्ड विद इन दी ओवरी, मतलब सीड्स आर एनक्लोज्ड विद इन दी फ्रूट्स, ठीक है, दिस इज क्लियर। इसके बाद अगर हम डाइकॉट के एम्ब्रियो के बारे में बात करें, ठीक है, और मोनोकॉट के एम्ब्रियो के बारे में बात करें, तो आपको पता होगा डाइकॉट के एम्ब्रियो की स्टेजेस भी आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जाइगोट बनता है, जाइगोट से आपका बनता है प्रो एम्ब्रियो, ठीक है। फिर प्रो एम्ब्रियो के बाद बनता है आपका ग्लोबुलर स्टेज आती है, ग्लोबुलर स्टेज के बाद आपकी आती है हार्ट स्टेज, और हार्ट स्टेज के बाद आता है आपका, ठीक है, मैच्योर एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। तो व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ द एम्ब्रियो इफ वी टॉक अबाउट द डाइकॉट्स,
तो पहला आपका होता है जाइगोट, जाइगोट से आपका बनता है पहले प्रो एम्ब्रियो, ठीक है। फिर प्रो एम्ब्रियो के बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो होती है आपकी ग्लोबुलर स्टेज। तो ग्लोबुलर स्टेज में देयर इज नो डिफरेंशिएशन ऑफ द टिश्यू एज वेल एज द ऑर्गन। तो वहां पे आपका अलग अलग टिश्यूज हैं उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। फिर ग्लोबुलर स्टेज के बाद आती है आपकी हार्ट स्टेज। अब हार्ट स्टेज होती है, इसमें जो एम्ब्री होता है वो हार्ट शेप का होता है, ठीक है। इसके बाद हार्ट स्टेज के बाद आपका बनता है मैच्योर एम्ब्रियो। अब जो मैच्योर एम्ब्रियो होता है, ठीक है, उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं मैच्योर एम्ब्रियो के? तो उसमें एक एम्ब्रियोनल एक्सिस मौजूद होती है, ठीक है। अब इस एम्ब्रियोनल एक्सिस पे क्या क्या मौजूद होगा? इस पे आपका होगा एपिकोटाइल, फिर होगा हाइपोकोटाइल, ठीक है, दिस इज क्लियर, ठीक है। इसके अलावा आपका होगा प्लीम्यूल होगा और रेडिकल होगा। तो प्लीम्यूल जो होता है, ठीक है, प्लीम्यूल गिव राइज टू द शूट, और जो रेडिकल होता है रेडिकल विल गिव राइज टू द रूट, ओके। तो यहाँ पे जो प्लीम्यूल होता है, प्लीम्यूल गिव राइज टू द शूट, एंड एक रेडिकल होता है रेडिकल विल गिव राइज टू दी व्हाट रूट, रूट सिस्टम, ठीक है, क्लियर। अब हम यहाँ डबल फर्टिलाइजेशन देख चुके हैं, हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स भी देख ली, ठीक है। ये भी देख लिया जाइगोट बनता है, इसके अलावा एंडोस्पर्म भी बनता है, ठीक है। अब जो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होती है इट ऑलवेज प्रीसीड्स द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। तो पहले आपका एंडोस्पर्म बनता है, उसके बाद आपका एम्ब्रियो बनता है, क्योंकि एंडोस्पर्म क्या होता है? एंडोस्पर्म इट इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू, इसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन स्टोर होता है, एंड इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तभी एंडोस्पर्म पहले डेवलप करता है, फिर उसके बाद आपकी एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। अगर हम डाइकॉट के एम्ब्रियो के बारे में बात करें तो उसकी क्या क्या स्टेजेस होती है? जाइगोट के बाद बनता है आपका प्रो एम्ब्रियो, ठीक है, प्रो एम्ब्रियो के बाद होता है आपका ग्लोबुलर स्टेज, ठीक है। और यहाँ पे एक सस्पेंसर डेवलपमेंट भी होता है। तो सस्पेंसर क्या होता है? ये जो एम्ब्रियो होता है उसको होल्ड करके रखता है, ठीक है, और इसके अलावा ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। फिर जो ग्लोबुलर स्टेज होती है, ठीक है, उसके बाद आपका आता है हार्ट स्टेज, और हार्ट स्टेज के बाद आता है आपका मैच्योर एम्ब्रियो। अब जो मैच्योर डाइकॉट डाइकॉट का जो एम्ब्रियो होता है उसमें दो कॉटिलिडन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। कॉटिलिडन्स का दूसरा नाम क्या होता है? सीड लीव्स, ठीक है। तो जो डाइकॉट एम्ब्रियो होता है उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं? ठीक है, उसमें दो कॉटिलिडन्स मौजूद होते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस मौजूद होती है, इसके अलावा आपका मौजूद होता है एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल। अब एपिकोटाइल क्या होता है आपका? द रीजन विच इज अबव दी कॉटिलिडन्स, और हाइपोकोटाइल होता है रीजन विच इज प्रेजेंट बिलो दी कॉटिलिडन, ठीक है। ये हो गया आपका एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल। तो अब देख सकते हैं, अगर हम मोनोकॉट के एम्ब्रियो के बारे में बात करें तो मोनोकॉट का एम्ब्रियो होता है उसमें एक सिंगल कॉटिलिडन ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोनोकॉट के एम्ब्रियो के बारे में। तो मोनोकॉट का जो एम्ब्रियो होता है, ठीक है, उसके क्या क्या पार्ट होते हैं? तो उसमें पहले तो सिंगल कॉटिलिडन प्रेजेंट होगा, ठीक है। फिर वहां पे प्रेजेंट होता है कोलियोप्टाइल। अब कोलियोप्टाइल क्या होता है? इट इज अ शीथ, ओके, विच कवर्स द शूट एपेक्स, ठीक है। इस शीथ विच कवर्स द शूट एपेक्स, और ये एक इट हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन ऑफ द शूट एपेक्स। इसके बाद कोलियोप्टाइल के बाद के नीचे आपका प्रेजेंट होगा शूट एपेक्स या शूट टिप। इसके बाद एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं कोलियोराइजा। अब कोलियोराइजा क्या होता है? इट इज द शीथ दैट प्रोटेक्ट्स द रूट टिप,
ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स दी रूट टिप्स। क्लियर? ठीक है, तो आपका एक सिंगल कोटिलीडन मौजूद होता है, कोलियोप्टाइल मौजूद होता है, कोलियोराइजा मौजूद होता है, आपका यहाँ पे शूट टिप भी मौजूद होगा, फिर रूट टिप मौजूद होगा। ठीक है, क्लियर? तो ये सारे आपके स्ट्रक्चर हो गए मोनोकॉट एम्ब्रियो के। ठीक है, क्लियर? आइए अब हम आगे चलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी आपको पता है फ्रूट में डेवलप कर जाती है और ओव्यूल्स आपका सीड में डेवलप कर जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एपोमिक्सिस के बारे में। तो एपोमिक्सिस क्या होता है? ठीक है, ये एंजियोस्पर्म्स में होता है, पर्टिकुलरली इन दी ग्रासेस। और एपोमिक्सिस की वजह से क्या होता है? इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स विदाउट द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, दिस इज नोन एज एपोमिक्सिस। ठीक है, तो एपोमिक्सिस एक टाइप की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गई। ठीक है, तो ये एक प्रकार की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, तो फर्टिलाइजेशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे कोई भी गैमीट्स का यूनियन नहीं हो रहा है, दो गैमीट्स यहाँ पे फ्यूज नहीं हो रहे। ठीक है, तभी इसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एपोमिक्सिस की बहुत सारी एडवांटेजेस हैं। ठीक है, इट हैज सेवरल एडवांटेजेस इन हॉर्टिकल्चर एज वेल एज इन द एग्रीकल्चर। तो एपोमिक्सिस में हमने देखा कि यहाँ पे कोई भी गैमीट्स की फ्यूजन नहीं हो रही है। इसकी वजह से जो भी हाइब्रिड्स यहाँ पे बनते हैं या जो भी ऑफरिंग्स बन रही हैं, ठीक है, उसमें देर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ गैमीट्स, नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स की सेग्रीगेशन नहीं हो रही, क्योंकि मियोसिस के दौरान कैरेक्टर की सेग्रीगेशन हो रही है, पर यहाँ पे मियोसिस ही नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रही है। ठीक है, तो कैरेक्टर्स का यहाँ पे सेग्रीगेशन नहीं हो रहा है, इसकी वजह से जो हाइब्रिड है उनमें जो हमने कैरेक्टर सिलेक्ट करे हैं वो हाइब्रिड में मेंटेन रहेंगे। ठीक है, इसकी वजह से एपोमिक्सिस का ये बहुत एडवांटेज है इन हॉर्टिकल्चर एज वेल एज इन दी एग्रीकल्चर। तो इसका हम लिख सकते हैं बिकॉज द कैरेक्टर्स आर मेंटेन्ड। Because the characters are maintained in the offerings, or you can say in the hybrid, because there is no segregation of the characters. ठीक है, अब एक दूसरा फिनोमेना होता है जिसको हम बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। अब पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ और प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन दी सीड, दिस इज नोन एज पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, अब हम पॉली एपोमिक्सिस के एडवांटेजेस देख लेते हैं। ठीक है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी, एपोमिक्सिस? ठीक है, एपोमिक्सिस के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? तो पहला है क्लोनल रिप्रोडक्शन। नाउ हियर द ऑफरिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल क्लोन्स, ओके, प्रिजर्विंग द फेवरेबल ट्रेट्स। ये यहाँ पे जो हमारे ऑफरिंग्स बने वो बिल्कुल क्लोन होते हैं पेरेंट के, दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मियोसिस नहीं हो रही है, यहाँ पे कोई भी गैमीट्स का फ्यूजन नहीं हो रहा है। ठीक है, मियोसिस नहीं हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रही है। ठीक है, अगर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रही है तो जो भी ऑफरिंग्स होंगे वो क्लोन होंगे पेरेंट के, दे विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज द कंजर्वेशन ऑफ द डिजायर्ड ट्रेट। अब दोबारा यहाँ पे क्योंकि रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रही है एंड देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ द कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स का सेग्रीगेशन नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे? ठीक है, दिस विल प्रिजर्व द डिजायरेबल ट्रेट्स विदाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब ये जो टेक्निक है एपोमिक्टिक, दिस इज यूजफुल फॉर द डिजीज रेजिस्टेंट, ड्रॉट टॉलरेंस एंड फॉर यील्डिंग हाई ट्रेट्स। ठीक है, हाई यील्ड ट्रेट्स। तो यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं वो सेग्रीगेट नहीं है, जो हमने जो कैरेक्टर सिलेक्ट किए, ठीक है, वो हमारे प्रोजेनी में, हमारे ऑफरिंग्स में, जिसको हम हाइब्रिड भी कह सकते हैं, क्या उसमें वो मेंटेन्ड रहते हैं, वो डिजायर्ड कैरेक्टर्स, वो लॉस्ट नहीं होते। यूजुअली क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अगर आप नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं तो कैरेक्टर्स जो होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं बिकॉज देयर इज अ सेग्रीगेशन ऑफ द कैरेक्टर्स एंड देयर इज रिकॉम्बिनेशन आल्सो ड्यूरिंग मियोसिस। पर एपोमिक्सिस में आप देख सकते हैं देयर इज नो रिकॉम्बिनेशन बिकॉज देयर इज नो मियोसिस। तो हमने जो डिजायरेबल ट्रेट सिलेक्ट किए हैं वो मेंटेन रहते हैं फ्रॉम वन प्रोजेनी टू द अदर प्रोजेनी। तो अगर हमने डिजीज रेजिस्टेंस सिलेक्ट किया था तो नेक्स्ट जनरेशन में भी डिजीज रेजिस्टेंट कैरेक्टर मेंटेन रहेगा,
टॉलरेंट कैरेक्टर मेंटेन रहेगा, और अगर हाई यील्डिंग कोई अगर हमने कैरेक्टर सिलेक्ट किया था तो वो भी मेंटेन रहेगा। तो स्टेबल ऑफरिंग्स प्रोड्यूस होते हैं इसमें, ठीक है। तो एपोमिटिक ऑफरिंग्स रिलायबली इनहेरिट पेरेंट कैरेक्टरिस्टिक, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ जेनेटिक डायल्यूशन और लॉस ऑफ बेनिफिशियल ट्रेट्स, ठीक है। तो जो ऑफरिंग्स प्रोड्यूस होती हैं यहाँ पर वो काफी स्टेबल होती हैं, ठीक है। देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ द कैरेक्टर्स, ठीक है, ये क्लियर है। तो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हमने यहाँ पे पढ़ा इस लेक्चर में। तो हमने जो फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ द पोलन्स फ्रॉम द एंथर्स टू द स्टिग्मा। अब पॉलिनेशन जो होती है वो 3 प्रकार की हो सकती है, ठीक है। पॉलिनेशन के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो पहला होता है आपका ऑटोगेमी। तो ऑटोगेमी का मतलब होता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो ऑटोगेमी में क्या होता है आपका, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ द पोलन्स, ओके, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ द पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ठीक है। ये होता है आपका ऑटोगेमी। फिर हो गया आपका सेकंड, यहाँ पे लिख सकते हैं निटोनोगेमी, ठीक है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ द पोलन, ओके, फ्रॉम द एंथर्स टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर, ठीक है। डिफरेंट फ्लावर विच इज प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है डिफरेंट फ्लावर विच इज प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। तो ये डिफरेंस है ऑटोगेमी और निटोनोगेमी में, ठीक है। फिर आपका होता है थर्ड जीनोगेमी, ठीक है। तो जीनोगेमी इज नोन एज द क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पे आपका pollens are transferred from the anther to the stigma of the different flower which is present on the different plant. तो यहाँ पे आपके पोलन का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर, ठीक है। फ्लावर तो डिफरेंट होगा एंड दिस फ्लावर इज प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट दैट इज जेनेटिकली डिफरेंट ऑल्सो, ओके, ओके। तो ये जो प्लांट होगा दिस इज जेनेटिकली डिफरेंट ऑल्सो, ठीक है। इट विल बी जेनेटिकली डिफरेंट, क्लियर। तो 3 प्रकार की पॉलिनेशन होती है, ऑटोगेमी, निटोनोगेमी और जीनोगेमी, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, प्री फर्टिलाइजेशन। फिर हो गया आपका फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन से पहले आपका हो गया पॉलिनेशन, बिकॉज पॉलिनेशन की वजह से ही आपका पोलन्स आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा, ठीक है। तो दोबारा लिख लेते हैं क्या क्या इवेंट्स होते हैं। पहला हो गया आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। इसके बाद हो गया आपका फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। या आप इससे पहले लिख सकते हैं पॉलिनेशन। के बाद होगा आपका पॉलिनेशन। ये पॉलिनेशन की वजह से आपके गैमीट्स आर ट्रांसफर्ड टू दी स्टिग्मा। पॉलिनेशन के बाद आपका हो गया फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद आ गए आपके पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। तो ये आपकी करेक्ट सीक्वेंस हुई, प्री फर्टिलाइजेशन, देन पॉलिनेशन, देन फर्टिलाइजेशन, फिर आपका हो गया फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इसके अलावा और क्या क्या टॉपिक थे, एपोमिक्सिस।
एपोमिक्सिस के यूजेस के बारे में भी हमने पढ़ा कि यहाँ पे जो भी ऑफरिंग्स होता है या जो भी हाइब्रिड होता है वो काफी स्टेबल होता है, उसमें कैरेक्टर्स मेंटेन रहते हैं। ठीक है, फिर एपोमिक्सिस के बाद आपका नेक्स्ट जो होता है, हमने पॉलीएम्ब्रियोनी पढ़ा। तो पॉलीएम्ब्रियोनी इज द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो। ठीक है, अब ये जो एम्ब्रियो है, ठीक है, कभी कभार क्या होता है, यूजुअली एम्ब्रियो कहाँ से डेवलप करते हैं आपके, बाय द फ्यूजन ऑफ द मेल गैमीट एंड द फीमेल गैमीट। तो कभी कभार न्यूसेलस, ठीक है, और इंटेग्यूमेंट्स, इनसे भी आपका एम्ब्रियो डेवलप कर सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। सो दिस रिजल्ट्स इन दी ओके फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो विद इन दी सीड। ठीक है, तो न्यूसेलर सेल्स क्या होते हैं, आपके डिप्लॉयड होते हैं, और इंटेग्यूमेंट्स भी आपके डिप्लॉयड सेल्स होते हैं। तो एम्ब्रियो आपका डिप्लॉयड होता है। ठीक है, तो दिस रिजल्ट्स इन दी पॉली एम्ब्रियोनी। क्लियर? तुमने ये सारे पढ़ा। ठीक है, हमने सारे इवेंट्स के बारे में, ठीक है, ब्रीफली पढ़ा इस सेक्शन में। ठीक है, नीट के जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, पिछले सेशन में। मैं आशा करता हूँ आपको ये सेशन काफी नॉलेजेबल लगा होगा। आप हमसे जुड़ते रहिए। ठीक है, हम आपसे मिलेंगे अगले सेशन में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।